नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 6 के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी हिस्ट्री में हम चैप्टर 5 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। सबसे पहले जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किंगडम्स स्टैब्लिश हुए थे और अर्ली रिपब्लिक स्टैब्लिश हुए थे, उस टाइम पीरियड के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो कि हम पहले चैप्टर्स में उसका टाइम पीरियड देख चुके हैं, आज से 2500 साल पहले, या फिर कहें कि 500 to 600 BC अराउंड दैट टाइम। ओके, सो इलेक्शन डे, जैसे कि हम आज क्या करते हैं, वोट देने जाते हैं, तो ऐसे ही वोट देने कोई गए हुए हैं, उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि ओह वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे, यानी कि हम पर जो राज करने वाले हैं, या फिर अभी तो हम डेमोक्रेसी है, हम उसको राज नहीं बोलते हैं, बट पहले तो यही था कि हम जिनके हाथ में अपना रूल देने वाले हैं, सत्ता देने वाले हैं, उनको हम सेलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्शन मतलब जनता तय करेगी कि कौन राजा बनेगा। ये आज से 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है, मतलब 2500 साल से भी पहले ही था, बट किंग्स एंड किंगडम established अराउंड 2500 years ago. So how some men became rulers, कैसे कुछ लोग राजा बन जाते हैं। Choosing leaders or rulers by voting is something that had become common during the last 50 years or so. मतलब अभी हम जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, वो तो आज से कुछ समय पहले हुई है। हाउ डिड men become rulers? पर ये कंसेप्ट, मतलब ग्रुप में रहना और अपने आप कोई एक लीडर चूज करना और वो सब चीज़ें डिसाइड करेगा, वो कब शुरू हुआ था। तो हमने जैसा वैदिक पीरियड में देखा था, ऋग वैदिक पीरियड में तो राजा तो तब भी थे, बट देवर डिफरेंस, जो राजा नहीं, कुछ लीडर टाइप के होते थे। और जैसे ही ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के बाद की बात आती है, धीरे धीरे उस उनमें एक और डिसिप्लिन चीज़ें शामिल होती चली गई। और जो हम अभी सोचते हैं राजा, मतलब जो कलेक्ट टैक्स करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, और आर्मी होती है जिसके पास, जो युद्ध में जाता है, मतलब कमांड करता है, वो कंसेप्ट लगभग प्रॉपरली स्टैब्लिश जो हुआ था वो 600-700 साल पहले हुआ होगा। ओके, so some of the rajas we read about chapter 4 probably chosen by the Jana, the people, but around 3000 years ago, तो जिनकी हम बात कर रहे थे, आज से 3-3,500 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो लोग डिसाइड करते थे कि कौन हमारा लीडर बनेगा, कौन राजा बनेगा, परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। लेकिन उसके बाद जो हुआ 3000 यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होता चला गया। तब क्या था कि कैसे ऋग्वैदिक और लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस था, कि ऋग्वैदिक पीरियड में राजा का हमने पहले पढ़ चुका है कैसे थे, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या थे, यानी कि और लगभग 500-600 साल बाद ऋग्वैदिक पीरियड के। ठीक है, यानी कि 1000 BC के अराउंड, आज से 3000 साल पहले 1000 BC के आसपास, ये धीरे धीरे कंसेप्ट राजा का चेंज होने लग गया। और बड़ा राजा वो बनता था जो अश्वमेध यज्ञ कर सकता था, सेक्रीफाइस यानी कि यज्ञ करते थे। और उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट यज्ञ होते थे वो थे अश्वमेध यज्ञ, जिससे कि एक राजा मतलब चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था। ठीक है, उसमें होता क्या था, अश्वमेध यज्ञ में हॉर्स सेक्रीफाइस था ये, यानी कि रिचुअल्स थे कि जो घोड़ा है, राजा अपना एक स्पेशल, अपना जो उसका घोड़ा है उसको वो खुला छोड़ते थे, और जहाँ जहाँ तक वो जिस भूमि तक जाता रहता था, चरता रहता था, उसके साथ साथ राजा की सिपाही भी थे, मतलब सेना या फिर उसके क्लोज बॉडीगार्ड्स टाइप के लोग जो वो घोड़े की रक्षा करते थे। तो जिस जिस राज्य में, आसपास के जिन जिन राज्य में घोड़ा जाता था, उनके साथ राजा को एक चीज डिसाइड करनी पड़ती थी। अगर वो उस घोड़े को अपने राज्य में चरने देते हैं, तो इसका मतलब कि जिस राजा का वो घोड़ा है, उसको वो मानेंगे कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और उससे फ्रेंडली अलायंस हमको बनाना है, यानी कि अपने ऊपर उसको मानते थे। लेकिन जो सोचते थे कि नहीं, मैं नहीं मानता कि वो मुझसे ज़्यादा सुपीरियर है, वो उस घोड़े को रोकता था और अपने एरिया में उसको चरने से मना करता था। फिर उसके बाद दोनों राजाओं में युद्ध होता था। युद्ध के बाद कि जो चीज़ें होती है वो हमें पता ही है, कि जो हार जाता है फिर उसके साथ फ्रेंड रिलेशंस नहीं होते हैं राजा के। ठीक है,
horses to pass, और जो लोग अपने एरिया में अपनी जगह पे उसको घोड़े को चरने देते थे वो एक्सेप्ट करते थे। और साथ ही जो अश्वमेध यज्ञ यज्ञ जो कर रहा है राजा, उसके यज्ञ में वो पार्टिसिपेट करने आते थे, यानी कि उसको अटेंड करने आते थे उस सेरेमनी को, और राजा के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आते थे। The rajas were then invited to the sacrifice, स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट जो होते थे, मतलब जो नॉर्मल पंडित होते हैं वो नहीं, बल्कि जो स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट होते हैं, इतने मतलब इतना बड़ा जो ये यज्ञ है ये कई दिनों तक चलता था। मतलब सपोज अगर किसी को घोड़े ने रोक लिया किसी राजा ने, तो ऑब्वियसली वो युद्ध हो रहा है, तब भी वो यज्ञ चल ही रहा है। तो बहुत सारे प्रीस्ट, मतलब अ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट कंडक्ट दैट सेक्रीफाइस हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स। और फिर इतने बड़े यज्ञ करने के बाद, मतलब वो यज्ञ कॉन्टिन्यूस चल रहा है, उसकी अग्नि लगातार जल रही है, ठीक है, तो उन फिर प्रीस्ट को, उन पंडितों को या ब्राह्मणों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे, मतलब एक तरीके के दान दक्षिणा राजा फिर देता था। The Raja who organized the sacrifice recognizes very being powerful, और उसके एंड में, मतलब फिर वो जब घोड़ा चढ़ के वापस आ जाता है, उसके आसपास के जिस एरिया में उस घोड़े को बेचता है राजा, फिर वो वापस आ जाता है, तो होता है कि उस एरिया में सबसे बड़ा जो राजा है वो वही है, और उससे उसको फिर चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलती थी। चक्रवर्ती मतलब चारों दिशाओं में जो आसपास के उन सभी एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है उसको मिलती है चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि। वो सबसे ज्यादा पावरफुल, उसको लोग फिर पावरफुल राजा के रूप में स्वीकार करते हैं सभी, और अपने से सुपीरियर मानते हैं। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर। जो राजा ऑब्वियसली वो इस जो राजा ये कंडक्ट करता है सेक्रीफाइस, वो सेंट्रल फिगर होता है उसका, उसकी एक अलग से स्पेशल सीट होती है जहाँ पर वो बैठता है उस यज्ञ के दौरान, या तो किसी बड़े थ्रोन पे या फिर टाइगर स्किन। एंड हिज चैरिटर, मतलब जो उसका रथ हाँकने वाला जो होता है सूत, वो कंपेनियन इन द बैटल, जो उसके युद्ध में उसके साथ गया होता है, उसकी मतलब पूरी लाइफ को उसने देखा होता है, वो उसकी ग्लोरी में, मतलब उसके जितने भी उसने बड़े बड़े काम किए हैं उन सभी को यज्ञ के दौरान उनको काव्य के रूप में या कहानी के रूप में सुनाता है सभी लोगों को, ठीक है। हिज रिलेटिव्स, फिर जो राजा के जो रिलेटिव्स हैं, स्पेशली वाइफ्स और उसकी जो सन है, वो भी इस यज्ञ में छोटे मोटे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, निभाते हैं थोड़े बहुत काम। और जो बाकी देशों के राजा हैं आसपास के जो आए हैं इस यज्ञ में शामिल होने, यानी कि मतलब उसको स्वीकार करने के हाँ ये चक्रवर्ती सम्राट है, वो सिर्फ एक दर्शक के रूप में आते हैं और साथ में देखते हैं बैठकर, और सेक्रीफाइस परफॉर्मेंस को मतलब सिर्फ देखते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं, लाइक गेस्ट वो अटेंड करते हैं। साथ ही प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। और जो प्रीस्ट हैं, मतलब जो पंडित जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं, यानी कि करवा रहे हैं राजा के लिए, जो आहुतियां कर रहे हैं, वो फिर सेक्रेड वाटर को राजा के ऊपर छिड़कते हैं। मतलब जैसे हम किसी भी हवन के बाद गंगा जल छिड़कते हैं ना अपने घरों में और सभी लोगों के ऊपर, पूरे घर के कोनों में, ऐसे ये परंपरा तभी से चली आ रही है कि सेक्रेड वाटर पर गंगा जल को राजा के ऊपर और सबके ऊपर छिड़का जाता है। द ऑर्डिनरी पीपल, और जो आम जन है, प्रजा राजा की, जिसे वैश्य या वैश्य कहते हैं, वो भी राजा के लिए आते हैं यज्ञ में, तो गिफ्ट्स लेकर, उपहार लेकर आते हैं। However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priests were excluded from many rituals। लेकिन जो शूद्र होते हैं, मतलब सबसे नीची जाति के जो लोग होते थे, वो इन रिचुअल से बाहर रखे जाते थे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। Varnas, we have many books that were composed in North India। इस समय पर, यानी कि ऋग्वैदिक टाइम के बाद, जो वैदिक लेटर वैदिक पीरियड था 1000 BC के बाद का, उसमें जो ये वर्ण व्यवस्था है वो थोड़ी जटिल हो गई थी। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण का मतलब है कि जब ये ऋग्वैदिक टाइम पे थी ये वर्ण व्यवस्था, मतलब शुरू में थी सबसे पहले, तो ये कर्म के आधार पर डिसाइड की गई थी। पर जब भी कोई चीज होती है तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग उसको अलग तरीके से लेने लग जाते हैं, मतलब नॉट एट ऑल द सेम इट गोज ऑन। हमेशा कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रथा होती है, समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां शामिल हो ही जाती हैं। तो बाद में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये रिजिड होती चली गई, और
बर्थ पे रिलेट होती चली गई कि मतलब जन्म से ही किसी का जाति या वर्ण तय होगा। मतलब जाति उस समय पे नहीं थी, जो हम अभी बोलते हैं ना जाति कौन सी है, पहले था सिर्फ वर्ण और जो चार थे। ठीक है, सो वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ट्रेन बाय द गंगा एंड यमुना। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड के बाद का जो समय है वो गंगा यमुना के आसपास का सेंटर रहा है, और वहीं पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी लेटर वैदिक की और उसके बाद वाले पीरियड की। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। ये सभी के सभी बुक्स जो हैं वो लेटर वैदिक कही जाती हैं बिकॉज दे वर कंपोज आफ्टर ऋग्वेदा, पार्ट विच विल लर्न इन चैप्टर 4। दीज इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो बाकी के जो 3 वेद हैं वो भी लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, और उसके अलावा और भी दूसरी बुक्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं या उपनिषद हैं, वो सब लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, यानी कि 1000 BC के बाद। These were composed by priests, मतलब ऋषियों ने या ऋषि मुनियों ने, ब्राह्मणों ने इनको लिखा है। डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म, इनमें क्या है, ये जो रिचुअल्स हैं इनके कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं कि इनमें क्या क्या शामिल होता है, कैसे इनको किया जाना चाहिए। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी, और सोसाइटी के बारे में भी रूल्स कि सोसाइटी में लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, ये भी इनमें लिखा हुआ है। There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk, and forest people. तो उस समय पर अलग अलग काम करने वाले लोग समाज में होते थे। Some priests and warriors were rich, some were poor। मतलब कुछ जो प्रीस्ट और वॉरियर्स हैं वो लगभग रिच होते थे, और कुछ लोग होते थे जो मिडल टाइप के हैं, और कुछ यानी कि पर्सन लेबरर हैं, फिश वॉक है या हंटर गैदरर्स हैं, वो गरीब होते थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, और इस तरीके से फिर बाद में इन में वेदों में 4 ग्रुप में लोगों को बांटा गया है, जिन्हें वर्ण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, जिसमें होता है ब्राह्मण सबसे ऊपर माना गया है ऐसे, बट एक्चुअल में यानी कि वेदों में ये नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति है। ये बाद में बस लोगों को फिक्स हो गया कि भाई हम पढ़े लिखे ज्यादा, हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम सबसे ऊपर माने जाने चाहिए। ये लोगों की अपनी सोच है, दैट इज नॉट रिटन इन द वेदास के ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाएगा, और जो वैश्य है, शूद्र है वो सबसे नीचे होने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, ये सब नहीं, वेदों में नहीं मेंशन है। ये बस लोगों की अपनी बाद में विकृतियां हैं उन चीजों को लेकर, अपने रूल्स, मतलब सोसाइटी अपने आप ही उन चीजों को तोड़ मरोड़ लेती है अपने फायदे के लिए। पर हमेशा हर जगह, मतलब अगर कहीं पर है ऐसा, तो जरूरी नहीं कि सोसाइटी में सब लोग मानते हैं उन चीजों को। ठीक है, इट्स लाइक कि अगर सोसाइटी में कुछ लोग किसी चीज को लेकर ज्यादा रिजिड हैं तो वो बहुत ही कम होते हैं। जो नॉन रिजिड टाइप के लोग होते हैं वो, उनकी डिमांड वो ज्यादा होते हैं वो लोग। ठीक है, ब्राह्मण्स, अब ये 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या है, जो वेदों का पाठ करेंगे, जो कर्मकांड करवाएंगे, यज्ञ करवाएंगे और दान दक्षिणा देंगे, मतलब जो दान और दक्षिणा पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई और काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोगों के लिए वही उनका काम होता है। मतलब यज्ञ वगैरह करवाना, वेदों का पाठ करना और सिखाना, लाइक अ टीचर, गुरुकुल में शिष्य पर गुरु बनते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं क्षत्रिय, जो या तो रूलर्स होते हैं या फिर आर्मी में होते हैं, मतलब इसकी राजा की आर्मी में जो लोग होते हैं। ठीक है, जो लड़ाई लड़ते हैं, जिन्हें ट्रेन ही इस तरीके से किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग क्षत्रिय के तरीके से मिलती है युद्ध लड़ने के लिए, उन सब चीजों में उनका पूरा जीवन जाता है, और लोगों की रक्षा करना। फिर आते हैं वैश्य। अब होता है कि ये सब है कर्म के आधार पर बांटे गए हैं, मतलब जो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा उसको ब्राह्मण माना जाएगा, जो अच्छा है लड़ाई में, जो युद्ध अच्छे से लड़ सकता है वो क्षत्रिय माना जाएगा, और जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में इकोनॉमिकली बेटर परफॉर्म कर सकता है, फॉर एग्जांपल फार्म, एज अ फार्मर, एज अ हर्डर, एज अ ट्रेडर, इन सब चीजों उसे वैश्य माना जाएगा। और फिर मतलब जिसमें इन सभी की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि होता है कि हम क्लास में सब स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं ना, सब इंसान एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी 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 कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, और दूसरा होता है कि अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। तो जिसमें जो स्किल है, बेटर स्किल है, उसके अकॉर्डिंग उसको नाम रखा जाएगा।
ठीक। तो लेकिन बाद में क्या है, कुछ स्किल्स को लोग कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण देने लगे। जैसे अभी बोलते हैं ना कि अगर डॉक्टर है तो अरे बड़ा अच्छा है, ये हमारी सोच है। ठीक है, ये इंसान की सोच होती है। एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं है स्किल्स में। तो जो सबसे कम माने जाएँगे फिर वो आ जाते थे शूद्र, मतलब जिनमें स्किल्स ऐसी नहीं है, दूसरी स्किल्स हैं, मतलब जो दूसरों को सर्व अच्छे से कर सकते हैं, उनको शूद्र कहा जाएगा। ठीक है? तो जिनका काम था इन तभी तीनों ग्रुप्स को सर्व करना, और इनको बाद में लेटर वैदिक पीरियड के बाद में सोसाइटी में थोड़ी सी रिजिडनेस आई, और इनको रिचुअल्स वगैरह से या पढ़ाई लिखाई से इनको अलग रखा जाने लग गया कि इन लोगों को अधिकार है नहीं। ठीक है, पर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और बाद में ये कर्म के को छोड़कर सोसाइटी में कुछ लोग इसको बर्थ के आधार पर मानने लग गए इन वर्णों को। ठीक है। अ, कुछ लोग होते थे अनटचेबल्स, मतलब जो काम ऐसे करते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि पहले कोई अभी के टाइम के तरीके से वैक्सीन तो नहीं होती थी, मतलब नहीं होती होगी, इसीलिए कुछ लोगों को अनटचेबल्स करके अलग रखा जाता था। जैसे कि जो काम मुर्दों को दफनाना, जानवरों को मारना काटना, तो उनमें जर्म्स और ये सब चीजें ज्यादा थी, इसीलिए उनको अलग रखा जाता था कि अगर जो ऐसे काम करते हैं वो बाकी लोगों में भी इन जर्म्स को, इन बीमारियों को फैला सकते हैं, तो थोड़ा अलग रह के, समाज से अलग रहकर इन कामों को करेंगे। हाँ, ठीक है। वो होते थे अनटचेबल्स, उनको थोड़ा अलग रखना है। कॉन्टेक्ट विद दीज पीपल वॉज पॉल्यूटिंग, मतलब इन लोगों से अगर कॉन्टेक्ट करोगे तो आप पॉल्यूट हो जाओगे। इस यहाँ पर पॉल्यूटिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी को स्पर्श, सिर्फ को छू देने से आप अपवित्र हो जाओगे। यहाँ पर मतलब होता था कि क्लीनलीनेस, लाइक दैट। बट लोगों को बाद में वो चीज़ याद रहती है नहीं कि किस आधार पर ये चीज़ें बनी थी, और बाद में उस चीज़ को बस आंखें बंद करके फॉलो करने लग सकते हैं, उस चीज़ के पीछे के मतलब को नहीं समझते हैं। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण, कुछ लोग वर्ण के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते थे। दैट मीन्स इसकी रिजिडनेस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो मानते थे कि वर्ण जो व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर होनी चाहिए, और कर्म कोई भी इंसान बदल सकता है। आज मैं चाहती हूँ कि मैं टीचर बनना है, कल मेरे को हो सकता है कि भाई नहीं, मेरे को तो बिजनेसमैन बनना है। तो क्या हुआ, पहले टीचिंग यानी कि ब्राह्मण, और दूसरा था बिजनेस यानी कि वैश्य। तो वो डिफरेंस है कि इंसान करना क्या चाहता है, उस पर रिजिडनेस, इस रिजिडनेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि हमेशा के लिए अगर मैं एक टीचर हूँ तो मेरा बच्चा भी टीचर ही बने और टीचर ही कहलाए, ये जरूरी नहीं है। इस चीज को लोग नकारते थे। ठीक है। So, northeast में there were many areas in subcontinent such as northeast where social and economic differences were not very sharp. मतलब बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर ये जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, इस रिजिडनेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऑब्वियसली यानी कि जो रिजिडनेस है वो बहुत ही लिमिटेड लोगों तक फिक्स होती है। कुछ लोग उसको ज़्यादा मानने लगते हैं अपने फ़ायदे के लिए, बट बुक्स में हमें अगर ये पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को बड़ा करके, तो ये गलत है। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वाज लिमिटेड। यहाँ पर हमें बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह हमें ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जो प्रीस्ट थे ना, वो सारे के सारे ब्राह्मण, वो सारे के सारे रिजिड थे और बाकी लोग नहीं थे। ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं जानते ना कि कौन कैसा था और क्या कैसा था। ये बस उनको पढ़ा लोगों ने और मान लिया कि क्योंकि वेस्टर्न ये ना सोच वेस्ट से आई है कि ब्राह्मण और जो थे वो अपने आप को ऊपर मानते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद भी वैसा ही सोचते थे, तो उनको लगता है कि यहाँ पर भी वैसा ही होगा। उन्होंने बस उस इन चीज़ों को एग्जरेट करके लिखना शुरू कर दिया, जैसे वो उनकी अपनी सोसाइटी में रहा था, उनका हिस्ट्री रही है अपनी। अब है पेंटेड ग्रे वेयर। ये है लिखे हुए सबूत, तो वेद उपनिषद वगैरह मिलते हैं और पुराण मिलते हैं। दूसरा, अगर हम सोर्सेस की बात करें तो आते हैं ये बर्तन इस तरीके के। ये है पेंटेड ग्रेवेयर उस टाइम की, यानी कि आज से 3000 साल पहले की खुदाई में जब मिलते हैं बर्तन, तो इस तरीके के मिलते हैं। ग्रेवेयर मतलब ग्रे कलर की मिट्टी के बर्तन जिन पर इस तरीके से पेंट बना हुआ, या तो लाइंस वगैरह या ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बने हुए। एक्सट्रीमली फाइन टू टच, ये मतलब बहुत ही चिकने और स्मूथ सरफेस इनकी, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से इनको बनाया। ऐसा लगता है मतलब इतने पतले और इतना सुंदर तो स्टील वगैरह के बर्तन होते होंगे। मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे तरीके से बनाना और उतनी स्मूथ फाइन टच, चिकना, बहुत वो ना
मतलब ये जो चीज़ें हैं ये किसी स्पेशल इंसान के लिए बनती है, यूज ऑन स्पेशल ओकेजन्स, मतलब रेगुलर यूज के लिए कोई चीज़ इतनी फाइन तरीके से नहीं बनाएगा। वो उन चीज़ों को बनाया जाता है खास स्किल्स के लिए, तो वो स्पेशल चीज़ के लिए यूज होती है, जैसा कि हम अभी भी मानते हैं। ठीक है, फॉर इम्पोर्टेंट पीपल, और कुछ खास लोगों के लिए बनते थे, एंड टू सर्व स्पेशल फूड, मतलब कुछ खास खाना खास मेहमानों के लिए, खास लोगों के लिए। जैसे कि हम कुछ अच्छी चाइनीज ग्रोसरीज रखते हैं ना, कि मेहमान आएंगे और उनको इन बर्तनों में खिलाएंगे। सो ये मतलब उस टाइप के, उस तरीके के बर्तन रहे होंगे। ठीक है, जनपद। अब आता है जनपद की बात। तो जब लेटर वैदिक पीरियड है, वो आ जाता है जनपदों से। ठीक है, द राजास हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस, मतलब इस तरीके के हवन यज्ञ करवाना, कर्मकांड करना जो राजा करवाते थे, बट नाउ रिकॉग्नाइज एज बीन राजास ऑफ जनपद रादर देन जनस। तो वैदिक पीरियड में हमने बात क्या किया है, जन मतलब ग्रुप को जन के नाम से डिनोट किया जाता है। लेटर वैदिक पीरियड में उस ग्रुप को या उस जगह को जनपद बोला जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रुप था वो एक जगह पे अच्छे से सेटल्ड थे, उनके पास आर्मीज थी, फोर्ट थे, सब कुछ था। ठीक है, तो उन्होंने एक जगह पर अपने फुट सेटल किए अच्छे से। ठीक है, और वहां पर जम गए। तो इसीलिए जन यानी कि पीपल, एंड पद, पद यानी कि फुट पैर, जहां पर लोगों ने अपने पैर जमाए, यानी कि उस जगह को एक मतलब इमेजिन करो कि उस जगह पे अपने पैर जमा के और वहां पे कब्जा कर लिया कि ये हमारा राज्य है, यहाँ पर हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। तो ये कब का टाइम है? जन ऋग्वैदिक टाइम में रहा, जनपद लेटर वैदिक पीरियड में, और उससे भी और 500 बीसी में ये जनपद से महाजनपद में आने लग गए, मतलब कि बड़े साम्राज्य और भी बड़े। ठीक है, पहले जन 1500 बीसी में, 1000 बीसी के बाद जनपद, और 500 या 600 बीसी के बाद जनपद, महाजनपद। ठीक है, तो जनपद में क्या है? Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janapadas, such as पुराना किला इन मेरठ। तो कुछ एक्सकेवेशन इस टाइम पीरियड की, जनपद के टाइम के पीरियड की, लेटर वैदिक की कुछ एक्सकेवेशंस आर्कियोलॉजिस्ट ने किए जो उस समय की मिलती हैं। उनमें से जगह पुराना किला के पास जो दिल्ली में है वहां पर किया है, और हस्तिनापुर जो जगह है मेरठ यूपी में, और अतरंजी खेड़ा, ये यूपी में दो जगह है, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा। इन दोनों जगहों पर खुदाई करी और वहां से मतलब ये बर्तन इस तरीके के मिलते हैं, और भी काफी चीजें मिलती हैं। तो जो वहां पर मिला है उसके आधार पर उनका जीवन कैसा रहा होगा ये देखते हैं। तो दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, उस समय पे लोग झोपड़ियों में या मतलब छोटे मकानों में रहते थे, एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, और थोड़ी सी उनकी जो जनजीवन था वो एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा था। दे ऑल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और कई सारी क्रॉप्स के सबूत मिलते हैं, जैसे कि राइस, बाले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन चैप्टर 3? इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कि इसमें कौन सी नई, इनमें से कौन सी नई क्रॉप है जो लेटर वैदिक पीरियड में या इन जनपद के टाइम के पीरियड में लोगों ने उगानी शुरू की थी, खानी पकानी शुरू की थी। ठीक है, ये आप लोग जिसको भी पता चले मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिएगा आंसर। ओके, दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, और ये लोग अर्दन पॉट्स बनाते थे, मिट्टी के बर्तन, जो कि ज्यादातर ग्रे कलर के होते थे, और कुछ रेड कलर के भी थे। तो रेड कलर के बर्तन तो पहले भी बनते थे, ब्लैक और रेड कलर के हैं, तो अभी भी रेड भी थे, लेकिन अब नया था ग्रे कलर की। सो वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी, उसमें से स्पेशल था ग्रे कलर के बर्तन जिनपे पेंट किया गया है, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। ओके, जिन पे पेंट किया गया है डिजाइन, या तो सिंपल लाइंस की डिजाइन बनी है या फिर कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्राइंगल, इस तरीके के फिगर्स से कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। ओके, महाजनपद। अब लेटर वैदिक पीरियड से आते हैं हम महाजनपद टाइम पे। ये कौन सा समय था? 2500 ईयर्स अगो, अभी से 2500 साल पहले, और बिफोर क्राइस्ट में बात करें तो 500 टू 600 बीसी। ठीक है, वैसे 600 बीसी मानते हैं। अबाउट सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। फिर कुछ जो जनपद थे जिन्होंने मतलब युद्ध वगैरह किए और अपनी आर्मी सेटल किया, थोड़ा बड़ा ग्रो करने शुरू हो गए, और उसके बाद और भी ग्रो करते करते मतलब
उनका एरिया इतना बड़ा और वो होता गया कि वो महाजनपद बन गए, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते चले गए। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम ऐसे 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, 16 महाजनपद। यहाँ पर सारे मेंशन है नहीं इस मैप में, बट देयर आर टोटल 16 महाजनपद। मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी, और इन सभी महाजनपद, इन 16 महाजनपद की तो सभी की कैपिटल सिटी है। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, और अब लोग जो थे वो अपनी सिटीज को फोर्टिफाइड मतलब किले बंद करने लग गए थे, किले की दीवारें बना ले गए थे अपनी पूरी सिटी के चारों तरफ, मतलब सिर्फ अपना महल के चारों तरफ नहीं, पूरी सिटी के चारों तरफ फोर्टिफाइड होते थे। और सिटी में मतलब यानी कि उनकी जो कैपिटल सिटी है या फिर उनका पूरा राज्य ही है, ठीक है, मतलब जैसे मगध एक राज्य है, उसकी कैपिटल है राजगृह, तो राजगृह भी अलग से फोर्टिफाइड है पूरी की पूरी सिटी, और मगध भी कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा वही हुआ है कैपिटल सिटी के साथ साथ बाकी भी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है, तो कोई भी एज इट इज़ उसमें एंटर नहीं कर सकता है। और इस टाइम पे एंटर करने के लिए ना लोगों के लिए, जैसे अभी हम होते हैं ना आधार कार्ड, ऐसी आइडेंटिटी लोगों के पास बननी शुरू हुई थी कि एक आइडेंटिफिकेशन जो राजा की तरफ से उस पर मुहर लग के, मतलब राजा की यानी कि राजमुहर जिस पे लगती थी कि हाँ ये हमारे कैपिटल सिटी का ही इंसान है, तो वो चेक होके लोग अंदर जाते थे इस समय पर, ऐसा होता था। ठीक है, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड ब्रिक एंड स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। तो जैसे कि कैपिटल सिटी है राजगृह, तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े वुड ब्रिक्स और स्टोन के साथ मिला के बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं। उस पर उसमें एंटर सिर्फ गेट्स के थ्रू किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर है गांधार, सबसे वेस्ट में जो महाजनपद था वो था गांधार, जिसे महाभारत में भी पढ़ते हैं। गांधारी जो थी जिनकी आंखों पर पट्टी थी वो इस जगह की थी, अफगानिस्तान में, जो आज के अफगानिस्तान में पड़ता है, जिसकी थी कैपिटल सिटी तक्षशिला। फिर कुरु ये दिल्ली में आ जाता है, पंचाल कौशल ये यूपी के आसपास हो जाते हैं, मगध ये बिहार में आता है, अंग वज्जी और ये है अवंती, ये दक्कन के पठार पे आता है, और यहाँ पे सदन में एक अस्मक भी आता है, सबसे सदन महाजनपद था। वैसे टोटल 16 है, इनकी कैपिटल सिटीज हैं, साथ में तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, कौसाम्बी राजगृह मगध की है, वज्जी की वैशाली है, अवंती की उज्जैन है कैपिटल। ठीक है, सो मैप्स को अच्छे से याद करिए। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings. प्रोटेक्शन के लिए, मतलब दूसरों से अटैक के बचाने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए किले बनाए जाते थे। शो, और कुछ राजा ये दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारे पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, क्योंकि फोर्ट बनाना मतलब ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर एक रख दिया हो गया, बड़े बड़े पत्थरों को, मतलब लोग चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग लेबर के रूप में चाहिए उन चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक राजा अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ और उनको मूव ऑन कर सकता हूँ काम करने के लिए, ये अपनी पावर और रिचनेस दिखाने के लिए भी लोग बड़ी बड़ी रियली लार्ज बिल्डिंग्स, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज ये बनवाते थे। ऑल्सो इन दिस वे लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली। तब उस जगह के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी कंट्रोल हो सकते हैं, मतलब कि अगर सपोज वहां पर एक जगह पर लोग रह रहे हैं फोर्टिफाइड सिटीज के अंदर, तो कोई भी इंसान वहां से बिना राजा की परमिशन के ना तो बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है, और मतलब बाहर का तो इंसान खैर अंदर आ ही नहीं सकता है, तो वो लोगों को कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है उसके लिए। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो इतनी बड़ी दीवारें बनाना ये प्लानिंग चाहिए, उसके लिए लेबर भी चाहिए, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब लाखों या था हजारों ईंटें और पत्थर इनके लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और फिर लेबर भी उतना ही चाहिए और रिसोर्सेज भी उतने ही चाहिए, वो चीज़ें मतलब वहाँ पर रिसोर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, तो खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में ये निकाली है एक किले की दीवार, ये कौसाम्बी में है, fortification wall at Kosambi. This is a picture of remains of a wall made of brick की बनी हुई है present day Allahabad UP. A part of it was probably built about 2500 years ago. और ये लगभग आज से 2500 साल पहले यानी कि 500 BC के आसपास ये दीवार, किले की दीवार बनाई गई थी। कहाँ पर है? यूपी में, इलाहाबाद में, कौसाम्बी। ओके,
इलाहाबाद को पहले कौसाम्बी कहते थे। The new rajas now became maintaining armies। और ये जो राजा थे महाजनपद में लेटर वैदिक पीरियड में, महाजनपद में ये राजा आर्मीज को मेंटेन कैसे करते थे, उनके सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज पे करते थे। ठीक है, रेगुलर सैलरीज कैसे पे करते थे, कैश में। उस समय पर महाजनपद टाइम में सबसे पहले हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले जो कॉइन्स मिले हैं वो महाजनपद टाइम के हैं, इस पीरियड के हैं। एंड दोज कॉइन्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी कि पंच करके किसी सील को सिक्के के ऊपर, मतलब सिल्वर के कॉइन्स हैं, कॉपर के कॉइन्स हैं, उनको उनके ऊपर उनको पहले पिघलाया जाता है और जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है मेटल, तब उसके बाद ऊपर पंच कर दिया जाता है और जो राज्य मोहर है, राजा की जो मोहर है वो उस पर छप जाती है और ऐसे मिलते हैं पंच मार्क कॉइन्स। सबसे पहले महाजनपद पीरियड में शुरू हुए थे। ठीक है, हिस्ट्री में पहली बार पंच मार्क कॉइन्स आज से 600 BC में हुए थे शुरू। List two ways in which the rajas of महाजनपद were different from those mentioned in the ऋग्वेदा। तो महाजनपद के टाइम के राजा और ऋग्वेद के टाइम के राजा के बीच में हमने डिफरेंस पता कर लिया होगा। पहले चैप्टर में हमने देखा था ऋग्वेद टाइम के जो राजा थे वो कैसे थे, और महाजनपद पीरियड के राजा हैं उनके पास क्या क्या अधिकार थे। ठीक है, टैक्सेस। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, मतलब अगर ये लोग इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज को पे कर रहे हैं, तो कहाँ से करेंगे, दे नीड मोर रिसोर्सेज। मतलब जो सिर्फ ऋग्वेद पीरियड में क्या था कि कहीं पर अटैक किया और वहां से जो जीता थोड़ा बहुत उसको बांट लिया, तो ये थोड़े बहुत जीते हुए चीजों से तो ये नहीं हो सकता ना। ऑब्वियसली the raja had to collect taxes for that and they needed officials to collect them। मतलब लोगों को भी नियुक्त करेंगे फिर कि कौन है जो टैक्स कलेक्ट करेगा, समाहर्ता जिसे कहते थे। So instead of depending on occasional gifts bought by people, as in the case of Raja in Janpad, they started collecting regular taxes। तो जनपद में भी राजा थे लेकिन वो भी टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। वो क्या करते थे, मतलब लोगों से जो ओकेजनल गिफ्ट्स मिलते हैं उसके ऊपर बाकी काम कर लेते थे, या फिर जो लूट में उन्हें मिला दूसरे राज्यों से उस पर काम करते थे, पर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। और स्टैंडिंग आर्मीज नहीं थी उनके पास। ठीक है, taxes on crops were the most important। This was because most people were farmers। अब taxes का किस किन चीज़ों पर लगते थे, क्रॉप्स पर, क्योंकि मेन ऑक्यूपेशन तो लोगों का खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन था, तो क्रॉप्स पर टैक्स लगना वो 1/6 लगता था। मतलब जितना भी प्रोड्यूस उन्होंने किया है ना, उस प्रोडक्शन पे 1/6 उनको देना पड़ेगा। मतलब ऐसा फिक्स नहीं था कि ये फसल है तो आपको इतना पैसा या इतना देना ही पड़ेगा। जितना थोड़ा हुआ है तो उसका 1/6 होगा, ज्यादा हुआ तो उनका उसका भी 1/6 पार्ट होगा, जिसे भाग कहा जाता था। उस टैक्स का नाम था भाग, जो क्रॉप्स पर लगता था। दूसरा था क्राफ्ट्स पर्सन। फिर कुछ लोग सब लोग तो खेती बाड़ी नहीं करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, क्राफ्ट्स पर्सन थे, यानी कि ट्रेडिंग वगैरह का या फिर क्राफ्ट्स बनाने का, बेचने का, इस तरीके का बिजनेस करते थे। तो उनको लेबर के फॉर्म में या फिर अपने जो उन्होंने चीज बना रहे हैं उनके फॉर्म में राजा को देना पड़ता था टैक्स। मतलब जैसे कि एक वीवर या स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ है, या जो मान लो घड़ा बनाता है या फिर कोई चीजें लोहे की या फिर उन चीजें बनाता है, तो वो चीजें बना के इसको राजा को देनी पड़ेगी, जो राजा के लिए, उसकी आर्मी के लिए काम में आ सके या फिर राज्य के लिए काम में आ सके। ठीक है, सो हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स। फिर जो चरावाही थे, यानी कि जो गाय वगैरह चराते थे या फिर जानवर रखते थे अपने पास, उनको एनिमल्स या फिर एनिमल प्रोड्यूस के फॉर्म में राजा को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स। फिर जो सामान राज्य में आता है या राज्य से बाहर जाता है उस पर भी कर लगता था। ठीक है, एंड हंटर्स एंड गैदरर्स। फिर आते हैं जो हंटर गैदरर्स हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो कैसे राजा को टैक्स देते थे, जो जंगल से उनको प्रोड्यूस होता है, जो कलेक्ट करते हैं, उसका कुछ पार्ट वो राजा को देते। जैसे जंगल में शहद मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो वो सब अच्छी चीजें हैं जो राजा के काम आएंगी, तो उसका कुछ पार्ट वो राजा को देते थे। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। तो ये जो महाजनपद पीरियड है इसमें एग्रीकल्चर में चेंज आया था। कैसे? One was the growing use of iron plowshare।
जो आयरन के प्लवशेयर हैं, हल हैं, उनका यूज बढ़ गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मतलब आयरन उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले लकड़ी के हल ज्यादा यूज होते थे। अब लकड़ी है क्या है, ज्यादा अच्छे से जमीन को नहीं खोद सकती है नीचे तक, तो ज्यादा जो उपजाऊपन है वो जमीन के थोड़ा नीचे होता है, वहां पर वो मिट्टी होती है। ऊपर ऊपर की तो फिर भी बालू और रेत ज्यादा होता है मिट्टी में। तो जो आयरन है वो अच्छे से जमीन को खोदेगा और उसकी उपजाऊपन को ऊपर लेकर आएगा अच्छे से। तो आयरन प्लफ शेयर हुआ तो मतलब ज्यादा अनाज, मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ज्यादा अनाज वो पैदा कर सकते थे अब। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशंस इन महाजनपदों की अच्छी हुई, इसीलिए बाकी जनपद से ज्यादा ग्रो हुए और महाजनपद के रूप में कन्वर्ट हो गए, मतलब चेंज होते चले गए। सेकेंड, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दूसरा मतलब खेती का एक तरीका, मतलब खेती में एक तो आयरन प्लवशेयर यूज कर रहे हैं, दूसरा खेती करने का जो तरीका है, मतलब जैसे हम अभी करते हैं ना कि जो सीड है, पहले तो हम ऐसे जो किसान होंगे जिन्होंने खेती बाड़ी देखी होगी, उनको पता होगा कि जो सीड होता है उसको ऐसे बिखेरते हैं। मतलब पहले हल चला दिया जमीन पे, मिट्टी ऊपर आ गई और फिर उसके ऊपर अनाज को बिखेर दिया जाता है। उसमें से फिर इसमें क्या होता है कि उसकी खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, कुछ तो अनाज चिड़िया ही खा जाती हैं, उनकी बहुत वो करना पड़ता है। और फिर जो बचता है उसमें से भी कुछ तो पानी में इधर उधर बह जाते हैं, अच्छे से नहीं हो पाते हैं, मतलब उनमें से सैपलिंग्स नहीं निकलती हैं अच्छे से, मतलब अंकुर नहीं फूटता उनमें, और कुछ फूट जाता है। तो क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया उन सीड्स के मुकाबले। मतलब अगर सपोज 10 सीड थे तो 10 में से 8 या 7 या 6, मतलब कम ही मिला होगा प्रोडक्शन, उनका मिला होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसप्लांटिंग पैडी है, इसमें क्या था, हर एक सीड को पहले पानी में या ऐसी जगह पर डालकर उसको पहले ग्रो करवाया जाता, मतलब उसमें से पहले अंकुर फूटवा दिया जाता था, उसमें से अंकुर फूट के एक पौधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसको, अब उसका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, ना उसको चिड़िया खा सकती है और उसमें से ऑलरेडी अंकुर भी फूट चुका है। फिर उसको एक एक को जमीन में खेतों में डाल दिया जाता था। पर इसमें क्या है, ये बहुत ही ज्यादा टायरिंग काम है, मतलब लोगों की कमर टूट जाएगी ऐसा यू करके उनको खेतों में एक एक को डालना। तो ये सब लोग इसके लिए ना, लेबर भी बहुत ज्यादा लगता था, इंसान खुद से, अकेला इंसान अपने खेत में इसको इतना ज्यादा कर नहीं सकता था। इससे प्रोडक्शन तो हुआ, दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, लेकिन ये बहुत ज्यादा टायरिंग काम था, थकाने वाला, इसीलिए इस काम को वही लोग कर पाते थे जो थोड़ा अमीर थे, जिनके पास स्लेव्स थे, मैन, मतलब काम करने के लिए लोग थे जिनके पास, दास या दासी या फिर कामकार थे, जैसे कि अभी होते हैं ना काम वाली बाई। इस तरीके के टर्म को पहले कामगार कहा जाता था, यानी कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है, मतलब उनके बदले में काम किया, उसके बदले में उनको कोई पेमेंट मिल गई किसी भी तरीके से। ठीक है, उनको बोला बोला जाता था कामकाराज। ये लोग इस ट्रांसप्लांटिंग पैडी के लिए लोग इस्तेमाल करते थे अपना काम करवाने के लिए। अ क्लोजर लुक मगध, फाइंड मगध ऑन मे फॉर, मगध कहाँ पर है, हमने बिहार में देखा है। फाइंड मगध, मतलब मगध का जो एरिया है, बिहार का जो एरिया, वो मगध था सबसे पावरफुल। तो अभी की कंडीशन आप बिहार की देखते हैं क्या है, और आज से 2500 साल पहले सबसे ज्यादा पावरफुल था मगध, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहाँ पर था, गंगा और सोन नदी का किनारा। अब उसके सबसे पावरफुल होने का क्या है कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। कोई भी चीज पावरफुल होती है, मतलब उसको पावरफुल कोई चीज बना रही है, वो क्या बना रही थी, गंगा और सोन नदी के किनारे पर था मगध। ठीक है, तो वहां पर नदियां हैं, तो पहले ट्रांसपोर्ट, नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी लोगों के लिए। पानी का रिसोर्स वहां पर सबसे ज्यादा है, तो वो लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वहां पर चीप है, सबसे आसानी से हो सकता है। मतलब अभी तो हमारे पास मोटर गाड़ियां हैं, पर पहले तो या तो पैदल था या नाव थी, तो सस्ता कौन सा पड़ता है, ऑब्वियसली नाव वाला। पार्ट ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, और बहुत सारा पार्ट जो मगध का था वहां पर जंगल थे। जंगल मतलब वहां पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिलेंगे बहुत सारे, प्लस एलिफेंट्स थे। और एलिफेंट्स को लोग कैप्चर करते थे मगध के लोग, किसके लिए, आर्मी के लिए। तो उनकी आर्मी उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है एलिफेंट्स की वजह से। ठीक है, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, और फिर फॉरेस्ट से उनको लकड़ियां भी मिल रही हैं हाउस बनाने के लिए, कार्ट्स और चैरिट्स बनाने के लिए। आयरन और थे, फिर दूसरा आयरन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो आयरन की खान भी थी मगध में।
तो इतनी सारी चीज़ें जब उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो इसीलिए मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल बना। आयरन किसके लिए? स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, आर्मी के लिए भी और बाकी लोकल आम लोगों के लिए भी। ठीक है, तो लोग अमीर हैं, लोगों राजा को कर ज़्यादा मिल रहा है, वो ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा आर्मी को मैनेज कर पा रहा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए मगध पावरफुल हुआ। तो उसके प्लस अब इतने सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए भी एक इंसान चाहिए जिसमें मैनेज करने मतलब अच्छे से मैनेज करने की स्किल हो। तो ऐसे दो पावरफुल रूलर्स 600 बीसी में सबसे पहले मगध को मिल गए थे, बिंबिसार और बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। ये दो राजा लगातार मिले उनको और उन्होंने मगध को आसपास के एरिया को जीत जीत के उसको बड़ा बना दिया। ठीक है, तो जनपद से महाजनपद बन गया, मतलब और भी आसपास का एरिया वो जीतते चले गए और रिसोर्सेज को यूज करके। फिर अगला एक जो महापद्मनंद, एक अगला राजा था, लगभग 300 फोर्थ सेंचुरी में, 300 बीसी के आसपास था, फोर्थ सेंचुरी में। तो वो फोर्थ सेंचुरी बीसी में, ठीक है, महापद्मनंद वो भी एक इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसने मगध को अच्छे से कंट्रोल किया, अच्छे से आगे लेकर गया। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ और भी एक्सटेंड किया मगध की बाउंड्रीज को। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगिर, ये कैपिटल रही थी मगध की, जो बिहार में है ये जगह। ठीक है, बहुत सारे सालों तक। फिर बाद में लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। आज की जो पटना है राजधानी, वो थी पहले पाटलिपुत्र नाम से उसको जाना जाता था। बाद में राजगीर से मगध की राजधानी कहाँ पर शिफ्ट हो गई? पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, एलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका नाम कहा जाता है कि वो दुनिया जीतने चला था, वो कहाँ का था? यूरोप में मैकेडोनिया एम्पायर है, मैकेडोनियन एम्पायर, वहाँ का ये राजा था अलेक्जेंडर। 326 एग्जैक्ट टाइम, मतलब आज से 2300 साल पहले, और बीसी में एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 326 बीसी में ये इंडिया पहुंचा था, यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर पहुंचा था। वहां पर पोरस राजा हैं, सिंध के राजा, उनसे इनकी लड़ाई वगैरह होती है, लेकिन उसके बाद वही इनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि यहाँ के लोग जो राजा हैं और रजवाड़े हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इनसे नहीं जीत सकते हैं। तो वैसे तो दुनिया तो वो नहीं जीत पाया था, ये डिडंट कॉन्क्वर द वर्ल्ड, बट बहुत सारा पार्ट जहाँ से वो चला था वहां से वो जीतता ही आ रहा था। यानी कि इजिप्ट और वेस्ट एशिया पूरा का पूरा, मतलब सेंट्रल वेस्ट एशिया जो पूरा पड़ता है यूरोप के और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में, वो पूरा पार्ट वो जीतता ही इंडिया तक आ रहा था। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 326 बीसी में पहुंचा और वहां पर व्यास नदी के किनारे सिंधु नदी के आसपास, मतलब जो सिंध के नरेश थे पोरस, उनसे युद्ध हुआ। वैसे तो पोरस को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि गांधार का जो एक राजा था उसने धोखा किया, मतलब जो भी कहानी थी उसकी। बट उस लड़ाई के बाद ही वहाँ के जो उसके सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम नहीं लड़ सकते हैं इंडिया के रूलर्स के साथ, हम वापस जा रहे हैं स्केर्ड। एंड और उन्हें सुना थे कि भाई इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज है, सिंध तो ये बहुत छोटा सा राज्य था, यहाँ पर तो लोगों के पास बड़ी बड़ी आर्मी है और आगे वो बढ़ नहीं सकते हैं, और अपने चीज़ों को लेकर वो वहाँ से उल्टा हो लिया, चैरिट्स और एलिफेंट से बहुत ज़्यादा। ठीक है, अ क्लोजर लुक वज्जी। अब आती है दूसरी वज्जी। देखो, महाजनपद में कुछ थे राजा, कुछ थे रिपब्लिकन गवर्नमेंट टाइप थी, उनमें से एक था वज्जी। ठीक है, वज्जी हमने देखा मगध से थोड़ा ऊपर था, मैप में देखा ऊपर की साइड है वज्जी, वैशाली उसकी कैपिटल है। कैपिटल बिहार, ये भी बिहार में है, तो मगध भी बिहार का ही पार्ट है और वज्जी वैशाली ये भी बिहार का ही पार्ट है, तो आसपास के ही राज्य है। तो ये यहाँ पर जो फॉर्म था वो रिपब्लिकन फॉर्म था, जिनको उस समय पर गण या संघ कहा जाता, उस संघ कहा जाता था, मतलब राज्य नहीं कहा जाता था, संघ या गण वहाँ की गवर्नमेंट को कहा जाता था। गण क्या है? इज यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज मैनी मेंबर्स, एक ऐसा ग्रुप या फिर ऐसा राज्य जहाँ पर मेंबर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उसमें एक राजा नहीं है, एक रूलर एक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रूलर्स हैं। और संघ का भी मतलब यही हो जाता है कि उन राजाओं ने मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, एक एसोसिएशन बना ली है, और वो फिर डिसाइड करते हैं कि हमारे जो पूरा जो हमारा राज्य यानी कि वज्जी जो है उसमें हमको करना क्या है। तो इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। जैसे मगध का एक राजा है, ऐसे वज्जी में एक राजा नहीं है,
अलग अलग जगह, अलग अलग गांव, अलग अलग सिटी जितने भी है, उन सब के अलग अलग रूलर्स, और सबको राजा ही कहा जाएगा। ठीक है। समटाइम्स इवन व्हेन thousands ऑफ men रूल्ड टुगेदर, इवन वन was known as, और each one was known as राजा, मतलब सौ या हजारों राजा हैं और सभी को राजा ही कहा जाता है जो रूलर्स हैं उनके, लीडर्स हैं। दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, मतलब जो भी काम होता है ना, ये एक साथ ही करते थे। मतलब वज्जी यानी इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली टाइप के, सब लोग एक साथ ही कर रहे हैं और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, और फिर अपनी सभाएं एक साथ करते थे, वो राजा वहां पर मिलते थे और वहीं पर सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीजों को वहीं पर डिस्कशन और डिबेट के साथ फाइनलाइज करते थे। मतलब कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है ना, इतने सारे रूलर्स और सबको इक्वल पोजीशन है, और तो कैसे एक जगह पर पहुंचेंगे एक डिसीजन पर, बट फिर भी होते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, सपोज वज्जी पर किसी ने आक्रमण किया, तो उनको क्या करना है, ये इतने बड़े भी उन असेंबलीज में लेते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, संघ, यानी कि सभी राजाओं का संघ। ठीक है। However, women and dasas and kamkaras could not participate in these assemblies, और ये जो इनकी असेंबली होती थी यहाँ पर women, दास या कामकार अटेंड नहीं कर सकते थे। मतलब राजा के साथ बाकी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो भी असेंबलीज को अटेंड करते थे, सिवाय women, दासास एंड कामकारास। बुद्ध एंड महावीर, जो बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और महावीर जैन धर्म से बिलोंग करते थे, तो ये दोनों 600 बीसी में इसी महाजनपद के टाइम पे, इस पीरियड में ही पैदा हुए थे, और ये दोनों इन्हीं संघ से ही, वज्जी संघ से ही बिलोंग करते थे। मतलब वहीं पे जो अलग अलग राजा हैं, क्लैंस हैं, उनमें से दोनों अलग अलग क्लैन से थे, वज्जी संघ से, बिलोंग टू गणाज और संघास। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ ऑफ संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स, और बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में, मतलब इनके रूल्स, ये क्या होता है, ये बुद्धिस्ट जो बुक्स हैं, लिटरेचर है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इन संघों के बारे में, संघास गणा के बारे में। ठीक है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द दिग्घ निकाय। दिग्घ निकाय बुद्धिस्ट बुक है, एक लिटरेचर है, उसमें वज्जी संघ के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ बुद्ध। They were written down about 2300 years ago, तो आज से 2300 साल पहले लिखा गया था। उसमें बुद्ध ने और अजात शत्रु जो मगध का राजा था, उससे उसके डिस्कशन के बारे में लिखा है। तो अजात शत्रु वांटेड टू अटैक वज्जी, जो मगध का राजा अजात शत्रु, वो वज्जी पर अटैक करना चाहता था, क्योंकि आस ऊपर ही है, ऊपर नीचे है दोनों। तो ही सेंड हिज मिनिस्टर नेम्ड वसक्करा टू द बुद्ध। तो वसक्कर उसका मिनिस्टर था, मंत्री था, उसने बुद्ध के पास अपनी क्योंकि अजात शत्रु वो एक डिसाइपल था बुद्ध का, मतलब उसका शिष्य था, अपने को शिष्य मानता था, बुद्ध का था ही शिष्य यानी कि। तो बुद्ध के पास अपना मंत्री भेजा कि ये उससे डिस्कस करे कि क्या मैं वज्जी पर आक्रमण करूं तो कैसे करूं, उससे डिस्कशन के बारे में। तो बुद्ध ने पूछा फिर उसके मिनिस्टर से कि क्या वज्जी में की जो असेंबलीज हैं वो फ्रिक्वेंटली मिलती रहती है हर एक चीज के लिए, मतलब मिलकर काम करती हैं क्या। तो उसके मिनिस्टर ने जवाब दिया, वज्जी वुड कंटिन्यू टू यस, मतलब हाँ में जवाब दिया कि हाँ वो मिलते रहते हैं असेंबलीज में और अपना मिलकर ही काम करते हैं। तो फिर बुद्ध ने जो जवाब दिया वो बोला कि वज्जी को जीतना आसान नहीं है, वज्जी तब तक प्रॉस्पर और करता रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक, क्या क्या रीजन दिए, जब तक दे हैड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, मतलब जब तक वो मिलकर काम करते रहेंगे, असेंबलीज में मिलकर डिसीजंस टुगेदर लेते रहेंगे, यानी कि संगठन में शक्ति है, it was like that. So they met and acted together, जब तक वो मिलकर एक साथ ही काम करते रहेंगे, और जो रूल्स उन्होंने बना रखे हैं अपने संघ के, उनको जब तक वो फॉलो करते रहेंगे। रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, और अपने एल्डर्स को सुनेंगे, उनके रिस्पेक्ट करेंगे और उनके साथ मिलकर ही निर्णय लेंगे अपने राज्य के बारे में, वज्जी के बारे में, सब कुछ। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और जब तक वहाँ की औरतें हैं वो सुरक्षित है और उनको जबरदस्ती कैप्चर फोर्स से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये जो संघ के लोग थे ना, मतलब गण और संघों के जो राज्य थे, जितने भी क्लैंस थी उसमें, वो अपनी औरतों का विवाह अपनी अपने संघ और गण की इन चीजों में ही करते थे, बाहर बहुत ही रेयर था, नहीं था। तो चैत्यास, लोकल श्राइन्स, अब जो बुद्ध के जो मठ वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, बुद्ध मॉन्क हैं, उनको चैत्य कहा जाता था। वहाँ पर वो मतलब एक, वैसे तो घूमते रहते थे, बट जैसे
जब बारिश का मौसम है तब उनको ठहरने के लिए एक जगह चाहिए होती थी, बारिश के मौसम में वो नहीं घूम सकते थे ज़्यादा। तो ये होते थे चैत्याज या विहारास, वहाँ पर ये लोग रुकते थे। और वहाँ पर चैत्य वगैरह में तो मेडिटेशन के लिए रुकते थे, ठीक है, वहाँ पर अपना स्पिरिचुअल काम करते थे, ये सब करते थे। तो वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, जब तक वहाँ पर वो इन चैत्यों को निर्माण करते रहेंगे और मतलब यानी कि बुद्ध की चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे। वाइल सेंस हु है फॉलोड डिफरेंट बिलीफ्स वर रिस्पेक्टेड, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के साथ साथ जब तक वो दूसरे जो धर्म हैं, दूसरे बिलीफ्स है, यानी कि धर्म नहीं, दूसरे विश्वास जो हैं, उन सभी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे। उनको जब भी मतलब जो भी उनको करना है उन सबकी छूट उन्हें मिलेगी। उनको जब भी दूसरे जो बिलीफ के फॉलोअर्स हैं या मानने वाले हैं वो कभी भी आ सकते हैं, कभी वहां से जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। मतलब ये सारी चीजें जब तक संघ वज्जी संघ करता रहेगा तब तक तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ये उसने जवाब अजातशत्रु को भिजवाया था। ठीक है, तो राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कंक्वेयर द संघास, बहुत सारे राजाओं ने इन गण संघों को जीतने की कोशिश की, लेकिन 1500 साल तक, आ, अभी से 1500 साल तक, यानी कि 500 AD, नॉट BC, AD टाइम हमने पढ़ा, AD यानी कि 500 5th सेंचुरी में। करंट जो सेंचुरी चल रही है, जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, ऐसे 5th सेंचुरी जो थी तब तक ये गणसंघ प्रॉस्पर करते रहे थे। यानी कि अजातशत्रु क्या है 500 BC में है, तो नेक्स्ट 1000 years तक भी इन गण संघों को कोई भी जीत नहीं पाया था, इन्हें खत्म नहीं कर पाया था। आखिरी जो गण संघ थे वो खत्म कब हुए थे, उनको कॉन्क्वेयर किसने किया था, गुप्ता रूलर्स ने। तो यानी कि गुप्ता रूल्स हैं वो इंडिया में कब था, 500 AD में। ओके, उसने फिर आखिर में, उनके रूलर्स ने आखिर में इनको जीत कर इन्हें खत्म किया था। एल्सवेयर, अब ये हमने क्या पढ़ा, क्या सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर का था लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, उसके बाद का जो पार्ट था वो महाजनपद पीरियड के बारे में। तो लगभग 1000 BC से 500 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो लेटर वैदिक पीरियड है। 500 के BC के बाद का जो टाइम पीरियड है वो महाजनपद का है। ठीक है, और ये टाइम पीरियड महाजनपद का और आगे तक जाता है, लगभग 200 BC तक जाता है। और फिर उसके बाद ग्रीक और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती चली, मतलब उसके बाद महाजनपद थी, उसके बाद बहुत सारे किंगडम, मतलब आम हो गई थी चीज़ें, और ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, एल्सवेयर फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस। अपने एटलस में ग्रीस और एथेंस देखेंगे तो यूरोप में आ जाते हैं ये, मतलब वेस्ट एशिया से और आगे यूरोप के पास आ जाते हैं ग्रीक और एथेंस। अराउंड 2500 years ago the people of Athens set up a form of government which was called a democracy। तो ये उनकी जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेसी की थी। तो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी डेमोक्रेटिक है गवर्नमेंट है। तो ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो आज से 2500 साल पहले यूरोप के ग्रीक और एथेंस में थी, जहाँ से ग्रीक ये अलेक्जेंडर बिलोंग करता है, वो ग्रीक से आया था। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 years, तो 200 साल तक कुछ रही थी ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ, वो इनकी डेमोक्रेसी देखो, मतलब ऐसे कहने को तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट उसमें भी वो डेमोक्रेसी भी किन लोगों के लिए है, ऑल फ्री मैन, मतलब जो स्लेव्स नहीं है। जो फ्री मैन है वो भी 30 साल के ऊपर के, मतलब हम 18 को मानते हैं, बट ये 30 साल से ऊपर के लोगों को ही सिटीजनशिप की राइट्स देते थे, रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन्स। 30 साल से ऊपर के, वो भी सिर्फ फ्री मेन नॉट वेमेन, मतलब आदमी तो, औरतें तो है ही नहीं इसमें। देयर वाज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर, मतलब साल में लगभग 40 बार इनकी असेंबली होती थी। जैसे अभी होती है ना राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंग्स होती हैं हमारी पार्लियामेंट में, ऐसे इनकी भी असेंबली होती थी, और साल में 40 बार कुछ मिलती थी, और इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिसाइड करती थी। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, तो ये जो जिनको सिटीजनशिप मिल गई है फुल सिटीजनशिप, ये सभी सिटीजन्स इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। अब यहाँ पे लोग डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि किसको क्या पोजीशन मिलेगी या फिर किसको क्या वो मिलेगी, नौकरी, एक तरीके से सरकारी नौकरी यानी कि ना पोजीशन। तो क्या गवर्नमेंट में क्या पोजीशन किसको होनी है, ये कैसे डिसाइड हो रही है, लॉटरी, मतलब योग्यता के आधार पर नहीं, ऐसे ही रैंडम,
लॉटरी में नाम डाल दिया। सब जो चाहते थे कि भाई हम उनको काम करना है, इसके इनके साथ मतलब असेंबली के मेंबर्स हमको भी बनना है, तो वो सब अपना नाम डाल देते थे और फिर लॉटरी के थ्रू जिनका भी नाम आ गया उनको पोजीशन मिल गई। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। और जो नॉर्मल सिटीजन्स थे उन सब से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी और नेवी में ज़रूर सर्व करें जब भी ज़रूरत हो। However, women were not considered citizens, तो औरतों को तो सिटीजन कंसिडर नहीं किया जाता था। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स, और जो भी फॉरेनर्स हैं, मतलब यानी कि जो ग्रीक और एथेंस के रहने वाले, जो एथेंस नहीं है, ग्रीक के रहने वाले नहीं है, उनको भी सिटीजन कंसिडर नहीं किया जा सकता था। मतलब जो बाहर से मर्चेंट्स आए हैं दूसरे देश से और वहां पर आकर रहने लग गए बस गए, उन सबको सिटीजन नहीं माना जाता था। और सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, और बहुत सारे हजारों स्लेव्स भी थे एथेंस में, जो कहाँ काम करते थे, माइंस में, फील्ड्स में, हाउस होल्ड में और वर्कशॉप्स में, तो वो भी सिटीजन के तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते थे। तो ये थी इनकी गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, so there are true and false. Rajas who led the Ashwamedha horse pass through their lands were invited in to the sacrifice. तो लेटर वैदिक पीरियड में जो अश्वमेध यज्ञ करते थे राजा, वहां पर जिनको जो भी जिस भी जगह पर वो घोड़ा जाता था और जो राजा उस घोड़े को अपने यहाँ पर चलने के लिए स्वीकार कर देते थे, वो बाद में सेक्रीफाइस जब यज्ञ होता था वहां पर उनको बुलाया जाता था, ठीक है, सेक्रीफाइस में पार्ट लेने के लिए। तो ये है ट्रू। द चैरिट स्प्रिंकल सेक्रेड वाटर ऑन द किंग, तो जो राजा का जो रथ वाहक था, जो रथ चलाता था, सुत था, वो क्या करता था, वो तो यज्ञ में क्या करता था, उसकी ग्लोरीज गाता था कि राजा ने ये युद्ध लड़ा और ये इतना महान है। और जो स्प्रिंकल वाटर मतलब सेक्रेड वाटर को सब पर छिड़कने का काम कौन करना था, वो तो प्रेस्ट करते थे जो सेक्रीफाइस करवा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो ये हो गया फॉल्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड पैलेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ जनपद, तो जनपद का जो टाइम है, लेटर वैदिक का जो टाइम है, उसकी समय की जो यूपी में जो जगह मिली थी, हस्तनापुर और अतरंजी खेड़ा और ये सब खुदाई करी है, कौशाम्बी की खुदाई करी है, तो कौशाम्बी का जो मिला है वो तो है महाजनपद टाइम का, तो उसकी तो दीवार मिली है कि भाई ये फोर्ट की दीवारें हैं। लेकिन जनपद के टाइम की क्या है, वो कच्चे घर, क्या है, हट वगैरह, वो सब मिले हैं। तो पैलेस तो फाउंड हुए हैं नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर, तो जो जिन पर पॉट्स जो थे जिनको ग्रेन स्टोर करने के लिए रखा जाता था वो पेंटेड ग्रेवेयर थे? नो, पेंटेड ग्रेवेयर जो थे वो तो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए होते थे, खास मेहमानों के लिए, खास लोगों के लिए, खास खाना खाने के लिए होते थे वो, तो ये भी फॉल्स हो गया। मैनी सिटीज इन महाजनपद वर फोर्टिफाइड, महाजनपद में जो ज्यादातर सिटीज थी, कैपिटल सिटीज, वो फोर्टिफाइड थी। ट्रू, उनको फोर्टिफाइड किया जाता था सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो अब आ जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, सम इंपॉर्टेंट डेट्स, न्यू काइंड्स ऑफ राजा, तो नई तरीके के राजा वो कब आए थे, वो लेटर वैदिक पीरियड में। जो सबसे पहले राजा थे वो कहाँ थे, ऋग्वैदिक में, लेकिन नए तरीके के राजा यानी कि जो अलग तरीके से काम, एक राजा के तरीके से काम करते थे थोड़ा सा, वो कैसे थे, वो 3000 ईयर अगो लेटर वैदिक पीरियड में, जनपद पीरियड में, ठीक है। अब महाजनपद का टाइम कब है, अबाउट 2500 ईयर्स को, और बात करें तो 500 बीसी, बीसी में तो 500 बीसी में महाजनपद, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर मैं लिख सकती थी वैसे 1500 बीसी, तो 1500 बीसी में क्या है, वैदिक पीरियड, 1000 बीसी में क्या है, लेटर वैदिक पीरियड, और 500 बीसी में क्या है, महाजनपद। और ये पद वगैरह इनकी लैंग्वेज में बात करें तो 1500 में ऋग्वैदिक पीरियड यानी कि जन, 1000 बीसी में जनपद लेटर वैदिक पीरियड, और 500 बीसी में महाजनपद, ठीक है। अब आता है उसके बाद 326 बीसी में अलेक्जेंडर का इन्वेशन था इंडिया की तरफ, और दिग्घ निकाय जो लिखी गई है बौद्ध ग्रंथ, वो भी 2300 ईयर्स को इसी टाइम में लिखा गया था। अब आता है एंड ऑफ द गणाज, ये जो गण संघ थे ये एंड कब हुए थे, गुप्ताज ने एंड किया था, गुप्ता रूलर्स ने इनको फाइनली एंड किया था गण संघों को, कब, 1500 ईयर्स अगो यानी कि 500 एडी में, ओके। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और
मैंने अच्छे से चीज़ों को क्लियर भी किया होगा। एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्रॉप्स के बारे में, जो क्रॉप एक न्यू ऐड हुई थी जनपद पीरियड में, ठीक है। और बाकी आप लोगों को जो भी चीज़ें मुझसे पूछनी है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको। और प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले दिन। टाटा, बाय बाय।